चलिए सभी को ओम अरहम नमः। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो ध्यान है क्या आप लोग को? आहारी औषधि है। आहारी औषधि है ना। तो हमने उसमें गेहूं वीट के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम उसके आगे का देखेंगे। उसमें आगे हमारे जो सिलेबस में है वो है ज्वार, बाजरा और मक्का। तो इन तीनों के भी हम देखेंगे कि थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं और किस तरह से इनमें क्या क्या न्यूट्रिशंस रहते हैं और इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। मैम एक छोटा सा मैं वो डिस्टर्ब करना चाहूंगी। ये जो आप टॉपिक ले रहे हैं आज, ये आपका फूड ग्रुप्स का सीरस एंड मिलेट्स वाला टॉपिक ही चल रहा है। जी हाँ, जो अच्छा, आहारी औषधि है ना, इसी हाँ, का ही हमारा ये कंटिन्यू। ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू। है। स्क्रीन शेयर आई थिंक आपको हो गई होगी सभी को। हाँ दीदी, हो गई। थैंक यू। तो ये जो आहारी औषधि हम टॉपिक देख रहे थे, तो इसमें हमको मुख्य 4 अनाजों के बारे में पढ़ना था और उनके थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हैं ये देखने थे। तो ये आपका जो थर्ड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, आहार ही औषधि है। और इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। जिसमें हमने गेहूं का भी हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे ज्वार, बाजरा और मक्का का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके देखते हैं कि ये ज्वार बाजरा होता क्या है। तो इन आप लोग ने आजकल बहुत सुना होगा कि मिलेट्स यूज कीजिए, तो ये मिलेट्स ग्रुप में ही आते हैं, ज्वार बाजरा दोनों ही। और ये सभी बहुत घास पैटर्न के होते हैं और बहुत छोटे छोटे से इसमें दाने होते हैं। और इनका जो उपयोग है वो जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है। जो इसकी घास निकलती है उसको चारे के रूप में यूज किया जाता है। अब जो ज्वार है ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है और इसकी जो बाली होती है या इसके जो दाने होते हैं वो मोटे अनाज या मिलेट्स के रूप में हम इसको बोलते हैं। और ज्यादातर चूंकि ये कम पानी में होती है तो राजस्थान साइड ये बहुत अधिक मिलती है। और इसमें मोस्टली एक बहुत बड़ा करीब 5 से 6 फीट ऊंचा हाथ ऊंचा डंठल होता है और जिसके ऊपर जैसे भुट्टा रहता है ना, तो भुट्टे के दाने बड़े होते हैं, वैसे ही गांठें होती हैं और उस पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं। जैसे ये दाने जो हैं ज्वार के होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्रॉप के रूप में होती है, तब इस तरह से होती है, और जब ये ऊपरी हिस्से से दाने निकाल लिए जाते हैं तो इस तरह से दाने दिखते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज क्या होती हैं, क्योंकि जब भी हम थेरेपेटिक यूज के लिए जाते हैं तो अगर यदि हमको उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू की जानकारी नहीं है तो हम उसको थेरेपेटिक यूज में नहीं कर सकते हैं। तो जो ज्वार होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और चूंकि ये कार्ब्स पाए जाते हैं इसलिए ये एनर्जी का बहुत अच्छा एक सोर्स माना जाता है। इसके साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम भी चीजें सारी चीजें पाई जाती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, लगभग 72 ग्राम प्रति 100 ग्राम। और अगर हम प्रोटीन देखें तो 10.6 ग्राम, फैट मतलब वसा देखें तो 3.46 ग्राम, फाइबर देखें तो 6.7 ग्राम,
और अगर मॉइस्चर या नमी देखें तो 12.4 और खनिज पदार्थ या मिनरल्स तो 2.7 ग्राम। तो इस तरह से इसके मैक्रो जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी वैल्यूज ज्वार में पाई जाती है। अब इसमें जो विटामिन होते हैं तो विटामिन में इसमें मुख्यतः पाया जाता है B3, B1 और B2। और इन विटामिन को साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं नियासिन, जो विटामिन B3 है, थायमिन विटामिन ए, और राइबोफ्लेविन ये विटामिन ए होता है, सॉरी B2 होता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इसमें थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन ये बी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है। और अगर मिनरल्स में देखें तो लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता और पोटेशियम इसमें पाया जाता है। और इसकी जो सबसे एक क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी, कि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। तो ये ग्लूटेन फ्री कहलाता है। और चूंकि ये ग्लूटेन फ्री रहता है तो ये जो ज्वार बाजरा होता है इसको ऐसे लोग जो ग्लूटेन के प्रति रजिस्ट करते हैं उनको ये दोनों अनाज यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं कि जिनको गेहूं खाने से बाउल इरिटेशन होता है या ग्लूटेन के प्रति वो रजिस्ट करते हैं, संवेदनशील हैं, तो ऐसे सब व्यक्तियों के लिए ज्वार और बाजरा बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट्स होता है। अब इसमें हम खनिज पदार्थ यदि देखें तो मैग्नीशियम पाया जाता है लगभग 165 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, पोटेशियम 163 मिलीग्राम, लोहा 3.36, फास्फोरस 289, कैल्शियम 13, जिंक 1.67 और सोडियम लगभग 2 मिलीग्राम। तो इस तरह से इसमें जो मिनरल्स के कॉम्बिनेशन है वो पाए जाते हैं। तो अगर हम टोटल इन ऑल देखें तो ये जो दोनों अनाज होते हैं ज्वार बाजरा, इसमें ये न्यूट्रिशंस रिच होते हैं, एनर्जी को इमीडिएटली एनर्जी को देते हैं, डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स होते हैं, वेट लूज करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये बहुत सारी इन दोनों अनाजों में खासियत होती है। और ये एक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको GI कहते हैं, तो चूंकि इसका GI जो होता है वो मीडियम होता है। GI क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? जिसको भी मालूम है वो अपने आप को अनम्यूट करे और बताए। GI क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नहीं, नहीं, हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ये मालूम है किसी को? हाँ दीदी, मेरे को पता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कोई भी अनाज या कोई भी चीज कितनी जल्दी से ग्लूकोज को रिलीज कर रही है ब्लड के अंदर। हाँ, एक्चुअली ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि आपको मालूम है कि जिस भी चीज में कार्बोहाइड्रेट है तो ये उन अनाज के लिए होता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट की ही एक रेटिंग प्रणाली होती है। तो GI किस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो हम चीज खा रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो खाने के बाद कितनी जल्दी ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो हाई GI वाले खाद्य पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी पचते हैं और अवशोषित होते हैं, और जिससे क्या होता है कि ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो निम्न लो GI वाले होते हैं वो धीरे धीरे पचते हैं और ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को भी धीरे धीरे ही इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से ये मीडियम ग्लाइसेमिक है, मतलब ये आराम से ना बहुत अधिक समय लेता है पचने में, ना बहुत कम समय लेता है, और मीडियम समय में ही ये ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। और इसी कारण से इसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये रक्त में ब्लड में शुगर को धीमी और ग्रेजुअली
उसकी ग्रोथ करता है। सडनली क्वांटिटी उसकी शुगर की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाता है। फिर ये दोनों ही फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, ग्लूटेन फ्री हैं और इनका दो अनाज है ये, ज्वार और बाजरा। तो एक अनाज ठंड में खाया जाता है और एक गर्मी में, तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ज्वार, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो जो हार्ट की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनको ये डैमेज होने से बचाते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। और इसमें पोटेशियम पाया जाता है चूंकि ज्वार में, तो ये बीपी को, जो ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करता है और हार्ट पर जो प्रेशर आता है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हार्ट हेल्थ के लिए भी ज्वार बहुत अच्छा एक अनाज होता है। अब इसमें आप देखें, जो ज्वार होता है वो ठंडा होता है, तो ज्वार को मोस्टली गर्मी के दिनों में खाया जाता है और जो बाजरा होता है उसको सर्दी के दिनों में खाया जाता है। तो ये दो अनाज दो अलग अलग मौसम के लिए बने हुए हैं। और चूंकि ज्वार ठंडा होता है, तो जब गर्मियों में इसको भोजन में शामिल किया जाता है तो ये शरीर को गर्मी से भी राहत दिलाता है। फिर चूंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स बहुत अधिक हैं, तो ये वेट लॉस, वजन को प्रबंधन, वेट लॉस करने में हेल्पफुल होता है। फाइबर होने के कारण ये डाइजेशन को सही रखता है और जिनके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक वालों के लिए हमने देखा ही है, क्योंकि ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल रखता है। फिर इसमें ज्वार में एक सूजन रोधी गुण होता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होती है कि बॉडी में कहीं भी अगर सूजन है तो उसको कम करता है। साथ ही ये स्किन को हेल्दी रखता है और एनर्जी को भी बढ़ाता है। इसे ज्वार को सोरधम के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कई जगह पर इसे सोरधम के नाम से जाना जाता है। और एक ये साबुत अनाज के रूप में भी यूज होता है, कई जगह इसकी खिचड़ी या बहुत सारे ऐसे भी व्यंजन बनते हैं कि जिसमें ये पूरा साबुत अनाज के रूप में भी यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ कुछ बाजरे के उपयोग। तो बाजरा के जो चिकित्सीय उपयोग है वो क्या है कि ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब इसका जीआई जो होता है वो कम होता है। कम होने के कारण ये क्या करेगा, ब्लड में शुगर को भी की क्वांटिटी भी कम रखेगा। और शुगर की क्वांटिटी कम होने के कारण क्या होगा कि ये जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी डाइट मानी जाएगी। और इसमें फाइबर के कारण कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है या एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये हेल्पफुल है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, तो ये ह्यूमन बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बोन्स को मजबूत करता है। आयरन और जिंक ये पाया जाता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये सूजन कहीं अगर बॉडी में है तो उसको रिड्यूस करता है। ओमेगा 3 भी पाया जाता है, तो अस्थमा जैसे अगर कोई भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा सीलिएक रोग या ग्लूटेन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं वाले जो लोग हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। हार्ट के लिए यदि इसे हम देखें तो ये बीपी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं उसके लेवल को कम करता है। इसके साथ साथ ये हार्ट की जो फंक्शन है उनको बढ़ाता है, और इसमें जो मैग्नीशियम रहता है वो हार्ट को हेल्दी रखता है और उसके फंक्शन को इम्प्रूवाइज करता है। इसके बाद अब ये डायबिटिक के लिए, तो चूंकि ये लो जीआई वाला है तो ये क्या करेगा कि ब्लड में शुगर की मात्रा को बहुत कम और बहुत देर में छोड़ता है।
तो इस कारण से जो भी डायबिटिक पर्सन है उनके लिए ये बहुत अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि उनके रक्त में जो शुगर है उसकी जो तेजी से वृद्धि होती है उसको ये धीमा कर देता है। और इसके साथ साथ ये वजन नियंत्रण में सहायक है, शरीर के वजन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है, मतलब जो व्यक्ति की शुगर में जब इंसुलिन कम होती है तो ये उसे भी मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। और जब उसे मैनेज करता है तो जो ट्राइग्लिसरॉल होता है उसके लेवल को भी ये कम करता है। डाइजेशन से रिलेटेड में यदि हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन में चूंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, एसिडिटी को कम करता है, और जो पूरा डाइजेशन सिस्टम है इसके स्टमक में पीएच वैल्यू को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, जिससे कि अल्सर जैसी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। इसमें कैल्शियम चूंकि पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों बहुत अधिक होने के कारण ह्यूमन बोन्स को ये मजबूत बनाता है। उनके रख रखाव के लिए ये दोनों ही मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। साथ ही ये इम्यूनिटी सिस्टम को, इसमें जिंक और आयरन भरपूर होने के कारण ये इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहा जाता है। ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें चूंकि सूजन रोधी गुण है और ओमेगा 3 है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों को कम करता है, जहां भी इन्फ्लेमेशन है उसे कम करता है। साथ ही ये जो कफ अधिक बनता है उसे क्लीन करता है, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि लंग्स में कफ भर गया तो उसे ये कम करता है। तो अस्थमा और सीओपीडी से ये जो भी प्रॉब्लम है जिनको, उनसे ये हेल्पफुल करता है। फिर ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये जिनको भी सीलिएक रोग है या जो ग्लूटेन के प्रति सेंसिबल है उनके लिए ये बहुत अच्छा आहार विकल्प होता है। अब हम देखेंगे जिसे हम मक्का, मेज या कॉर्न भी कहते हैं। तो ये इससे सभी परिचित हैं, जिसे हम भुट्टे के रूप में अक्सर उपयोग में करते हैं। इसके बाद पॉपकॉर्न या आजकल स्वीट कॉर्न के भी ढेर सारे डिशेस बनते हैं, तो उन सभी में ये कॉर्न का यूज होता है। और ये छोटे बीज वाले ये भी अनाज होता है। और जो कॉर्न होता है इसमें उच्च प्रोटीन होता है, खनिज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब इसके पोषण के लाभ क्या क्या होते हैं कि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और फाइबर एक ऐसी चीज होती है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन बी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ओमेगा 3 वसा ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ल्यूटिन और जेक्सेथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत ही, आंखों की हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। ये भी एक ग्लूटेन मुक्त आहार है, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों के लेवल को ये कंट्रोल करता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हेल्दी रखता है। तो नर्वस सिस्टम को जितने भी उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उन सबको सपोर्ट करता है। अब इसके साथ साथ इसमें आपने देखा होगा कि जब हम भुट्टे को लेते हैं तो उसमें एक उसके रेशे भी मिलते हैं, जिसे हम मकई के रेशे कहते हैं। तो ये जो मकई के रेशे होते हैं या जो भुट्टे में बाल जैसा एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनका भी अपना थेरेपेटिक यूज है। और ये जो रेशे होते हैं इनका थेरेपेटिक यूज किस किस में किया जाता है? मूत्रवर्धक, मतलब यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और अक्सर जब बीपी बढ़ जाता है बहुत अधिक तो उसमें इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। फिर डायबिटीज
और उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, कहीं पर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उन सब के लिए इन बालों का, इन रेशों का उपयोग किया जाता है। और इनका जो उपयोग किया जाता है वो अक्सर चाय जैसे इसको उबाल कर और अर्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमने पहला देखा था यूरिन और किडनी के हेल्थ के लिए। तो ये जो रेशे होते हैं ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में काम करते हैं, मतलब ये यूरिन के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने कई बार ये देखा होगा, अक्सर प्रेगनेंसी में या जिनको शुगर बहुत अधिक होती है उनको वाटर एडिमा हो जाता है, पैर फूलकर मोटे मोटे हो जाते हैं। तो जो भी शरीर में जहां भी अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं उनको ये शरीर से बाहर निकालता है। इसके बाद यूटीआई या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंटल, जहां पर जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है और साथ ही बहुत सारे बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। तो चूंकि यूरिनरी ट्रैक में पहले बैक्टीरिया जनरेट होते हैं जिसके कारण वहां पर इन्फेक्शन होता है और जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये इसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही जिनको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये यूजफुल होते हैं। वो किडनी से स्टोन को रिमूव करने में, उसकी चिकित्सा करने में हेल्पफुल होते हैं। एडिमा का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर एडिमा जो होता है कि शरीर में कहीं भी पानी जमा हो गया है तो उसे ये शरीर के बाहर कर देते हैं। अब इन रेशों का प्रयोग डायबिटीज में भी किया जाता है। तो इन रेशों का जो अर्क निकलता है उसमें क्षमता होती है कि वो जो ब्लड शुगर को है वो कम कर दें। तो जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उसमें ये ब्लड की शुगर को कम करते हैं और इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। हाई बीपी में ये जो इसमें एक तत्व पाया जाता है फ्लेवोनॉइड। इस तत्व के कारण हाई बीपी को कम करने में ये हेल्पफुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो एलडीएल पोर्शन है जिसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको ये कम करते हैं और एचडीएल जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिन जो दो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये दोनों इसमें मकई के रेशों में बहुत अधिक होते हैं। तो ये पूरे शरीर की सूजन, कहीं भी अगर पूरे शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है तो उनको कम करने में हेल्प करते हैं। आर्थराइटिस या गाउट्स जैसी अगर किसी को बीमारी है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं उसकी चिकित्सा करने में। और इसका और भी उपयोग क्या है कि ये थकान रोधी होते हैं, अवसाद रोधी एजेंट के रूप में काम करते हैं। प्रोटेस्ट से ये अक्सर मेल में होती है। प्रोटेस्ट समस्याओं की भी निराकरण करने में सहायक होते हैं। तो अभी हमने मक्का के सिर्फ रेशों का देखा, जो उसके बाल होते हैं कि उससे हम क्या क्या उसका थेरेपेटिक उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि मक्के के जो दाने होते हैं और उसके और भी जो भाग होते हैं उसके क्या क्या चिकित्सकीय उपयोग होते हैं। तो जब इसका हम अनाज के रूप में उपयोग करते हैं तो ये स्वस्थ लाभ तो करते ही हैं, लेकिन इसके दाने जो होते हैं वो पाचन और आंत स्वास्थ्य, मतलब इसमें फाइबर्स बहुत अधिक होते हैं और इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं, कॉन्स्टिपेशंस को रोकते हैं और जो हेल्दी इंटेस्टाइन में एक जो माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं उनको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा और शक्ति, चूंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो ये लगातार ऊर्जा देते हैं और आयुर्वेद में इसे शक्तिवर्धक भोजन माना गया है। जो बीमारी से उबरने या थकान का अनुभव जो व्यक्ति होते हैं ना, कई बार बहुत थकान का अनुभव करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अधिक ये उपयोगी होता है। हार्ट के लिए मकई के दाने में ओमेगा 3
फैटी एसिड्स होता है और ये कोलेस्ट्रॉल मुक्त होते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि हार्ट के ये जो एलडीएल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कम करते हैं और जो भी हार्ट के रिस्क फैक्टर को कम करते हैं। आइस के लिए जो मक्के के, पीले मक्के के दाने होते हैं, क्योंकि इसमें मैं शायद इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन मैंने जैसे आपको व्हीट में बताया था कि एक ब्लैक व्हीट होता है, वैसे ब्लैक भी होता है, ये मक्का भी ब्लैक मेज भी होता है जिसके दाने काले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पीले रंग के जो दाने वाले मक्के होते हैं उसमें ग्लूटिन और जेक्सेथिन, कैरोटेनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ये ऑक्सीडेंट क्या करता है कि आंखों को हेल्दी रखता है। उसमें आंखों के रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विजन में दिक्कत आ रही है, तो उसे उसके उपचार में सहयोगी होता है। कैंसर रोधी क्षमता मक्का के दानों में विशेष रूप से बैगनी किस्म है, इसमें बहुत सारे कलर के आते हैं, है ना। तो ये इसमें जो बैगनी कलर का दाना आता है उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जैसे फेनोलिक। तो ये कैंसर के जोखिम को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। त्वचा और बाल, मक्का के आटे का उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में भी किया जाता है और ये एक नरम और एक्सफोलिएटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसमें जो एमिनो एसिड्स हैं वो त्वचा से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे एक्ने होना या फेस का डल होना, स्किन का या बालों का झड़ना, उन सब में ये हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा भी मक्का बहुत सारे लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसका जो मेन उपयोग है वो डायबिटीज, हाई बीपी, यूरिन क्वांटिटी को बढ़ाना और इन सब के रूप में इसे मेन लिया जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका थेरेपेटिक यूजेस ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आपका यहाँ आज कंप्लीट होता है। सविता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम ये कह रही थी, जैसे ये मक्का आपने बताया डायबिटीज के लिए तो अच्छा है और ये यूरिन की क्वांटिटी भी बढ़ती है, पर डायबिटीज वाले तो वैसे ही परेशान होते हैं कि उनको यूरिन ज्यादा पास आउट होता है, तो ये चीजें दोनों मतलब ठीक रहेंगी? एक्चुअली क्या है कि ये जो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाना ये हाई बीपी वालों के लिए होती है ना। तो जो मक्का के रेशे होते हैं, अलग अलग भी हमने पढ़ा है कि जो मक्का के रेशे होते हैं ना, जिनको हम भुट्टा जब लेते तो उसमें देखा होगा आपने, बाल रहते हैं, बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, उनको चाय की तरह उबाल के उसका अर्क बनाया जाता है, वो यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो जब हाई बीपी वाले जो लोग होते हैं वो उसे लेते हैं तो यूरिन अधिक रिलीज होती है, तो बीपी कम हो जाता है। तो मैम डायबिटीज वालों को इसका आटा लेना चाहिए या फिर ये रेशो का पानी? डायबिटीज वालों के लिए अपन ने दाने की बात की है। दाने। मैम वैसे ये मक्का मेरे को ऐसा लगता है कि हैवी बहुत होता है, जैसे बेनिफिट तो आपने बताया है, या फिर कार्ब्स अधिक होते हैं ना इसमें, तो जिसमें कार्ब्स अधिक होते हैं वो थोड़ा हैवी हो जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। तो हम उसकी क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, बहुत अधिक क्वांटिटी ना लाके क्वांटिटी थोड़ी सी हम कम। तनुजा जी। मैडम नमः। मैम प्लीज वीडियो ऑन करके हाँ। क्वेश्चन करें। मुझे पूछना था, आपने यूरिन के लिए वो जो बताया, वो जो यूरिन पूरी नहीं हो पाती है तो बार बार जाना भी पड़ता है ना, तो उसके लिए भी ये अर्क ले सकते हैं?
देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो हाँ चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरह समझिए कि जैसे घर में आप मान लीजिए कोई भी एक सब्जी बनाते हैं, सिंपल, है ना? हाँ तो एक आप जनरल आपको मालूम होता है कि ये सॉल्ट है, इससे ये टेस्ट बढ़ेगा, ये मिर्च है, इससे तीखापन बढ़ेगा, है ना? ये हल्दी है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब आप जिसके लिए बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बच्चों के लिए बनाया, तो आप ऑटोमेटिक मिर्च की क्वांटिटी कम कर देंगे, है ना? तो ये हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब जैसे मान लीजिए यूरिन किसी को बार बार आ रही है, तो उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि क्या वो डायबिटिक पेशेंट है, क्या वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंटल का पेशेंट है, क्या वो यूटीआई इन्फेक्शन है, क्या वो प्रोलैप्स का है। तो पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम किसी चीज की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे या प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना? तो सबसे पहले मेरा हमेशा ये, चूंकि मैं एक योग थेरेपिस्ट हूँ, तो योग थेरेपिस्ट बहुत लोग होते हैं, और अक्सर लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोला कमर दर्द है सपोज, या घुटने में दर्द है, तो वो बोलेंगे आ जाओ हमारे पास, हम एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कभी भी अच्छे योग थेरेपिस्ट नहीं होते हैं। अच्छा अगर योग थेरेपिस्ट होगा, तो जैसे आप मेरे से कुछ भी पूछूंगी, तो मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे कराओ, उसकी रिपोर्ट्स मुझे भेजो, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगी, है ना? क्योंकि एक चीज मान लीजिए नी में किसी का दर्द है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है उसका कार्टिलेज कम हो रहा हो सकता है उसका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो गया हो सकता है उसके बोन के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो। तो हम आंख बंद करके कैसे बोल सकते हैं ना? तो हमेशा कोई भी बीमारी हो, उसके पहले आप उसको डायग्नोसिस करिए कि उसका कारण क्या है, और जब उसका कारण हमें पता पड़ जाता है, तो तब हम उसके उपचार या उसकी रेमेडी को हम कर सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज तो वही हुआ कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ भी रिपीट किया और अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अपने आप को एक्सपेरिमेंटल या लैब का एक चूहा मत बनाइए कि हमारी फ्रेंड ने ये किया था, या उसको डॉक्टर ने यह दिया था, या उसने ये खा लिया था, तो हो सकता उसको वो चीज सूट कर गई हो, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों हमेशा डिफर है, तो हो सकता आपको ना करे। तो इसीलिए पहले ये देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, या जिसको भी देना है उसकी जरूरत क्या है, ठीक है? सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं पूछ रही थी कि ये स्वीट कॉर्न और ये मक्का दोनों में डिफरेंसेस तो है काफी। महाराज जी बनाया करते हैं जैसे उसको लेने के लिए स्वीट कॉर्न। देखिए ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, है मक्का ही दोनों, लेकिन अलग अलग है ना? और जैसे मैंने आपको शुरू से बोला है कि जो खाना है, वो चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, वो आपका लोकल और सीजनल होना चाहिए। तो शायद ये स्वीट कॉर्न लोकल नहीं है, हमारे यहाँ का नहीं है, इस कारण से शायद हो सकता है कि वो मना किया जाता है। जय जी। इंदु जी। जय जिन रचना मैम। मैम ज्वार की जब स्लाइड आई थी ना, उसमें नीचे लिखा था इट सप्रेसेस थायराइड फंक्शन, वो समझना था। हाँ, ये जो ज्वार होता है, ये बहुत थायराइड भी देखिए कई तरह का होता है, हाइपोथायराइड होता है, हाइपरथायराइड होता है। तो अब फिर यहाँ पर ये होता है कि हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जो थायराइड वाला है वो उसको खा ले, लेकिन ये जो थायराइड के ग्लैंड्स होती है उसके फंक्शंस को बैलेंस करने में, या जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको बैलेंस करने में ये हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो थायराइड की बीमारी होती है, आज अभी आप देखिए, मेरे ख्याल से अगर 10 लेडीज से आप मिल रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 को पक्का थायराइड होगा। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम क्या है,
कि जो गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड पैराथायराइड, जिससे T3, T4 और THS हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इनके हार्मोन्स का जो बैलेंस में जब तक है ये, तब तक तो आपकी बॉडी हेल्दी है। लेकिन यदि ये कम या ज्यादा किसी भी तरफ अगर ये डिस्टर्ब हुए तो आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। तो थायराइड में क्या होता है कि जो ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो या तो कम हो रहे हैं, यदि कम हो रहे हैं तो आपको हाइपोथायराइड हो गया, यदि अधिक हो रहे हैं तो हाइपरथायराइड हो गया, है ना? पर तो उसमें ये क्या हुआ था कि सप्रेस कर रहा है वो थायराइड फंक्शन को। हाँ, ये सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब यही, उसमें एक्चुअली वो नीचे का शायद लाइन कट गई थी। तो अच्छा, उसमें उसका जो मीनिंग है, पिक्चर शायद नीचे का उसमें कट गया है कि जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन है जो ओवर एक्टिव है, जो हाइपरथायराइड होता है जिसमें कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो अधिक अधिक होने लगता है, तो उसे ये सप्रेस करता है, कम करता ठीक है मैम, थैंक यू। है ना? उसमें नीचे हाइपो का भी था लेकिन वो शायद कट गया था। तो ये अधिक जिनके हार्मोन्स का समझ सिक्रेशन गई हो मैम, रहा है समझ उसे गई। कम करता ठीक है, थैंक यू सो मच। है। और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन? ओ मैडम नमः दीदी। और मैडम नमा, दीदी मैं एक छोटा सा कंफ्यूज थी, आपने जो मक्के का यूज बताया कि सूजन कम होती है, तो ये मक्के को अपन मतलब कैसे यूज करें जिससे कि सूजन कम हो जाए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज थी मैं। मक्के को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते किसकी हैं, भी? क्योंकि आपने जैसे अगर आटे के फॉर्म में किया तो भी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो वही ओके। है ना? तो आप उसको एज ए कॉर्न मतलब दानों में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको एज अ फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, तो वो आप किसी भी तरह से यूज कर सकते सेम ऐसी आंखों के लिए भी यही फॉर्म रहेगा कि हैं। बिल्कुल आंखों जो सूजन की जो छोटी छोटी चीजें इसी से यूज हो जाती। बिल्कुल। थैंक यू। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जिन्होंने एक्चुअली नाम पूरे नहीं आ रहे, शायद आस्था जी हैं क्या? आशु दीदी। ये आशु। जय जी जैन दीदी। आशु जी। दीदी एक प्रश्न मेरा ये था, जैसे अभी आपने बताया कि मिलेट्स अपने को जो लोकल और सीजनल है वो यूज लेने चाहिए, अदर चीज भी। तो एक तो ये कि जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वहां पर वहां का लोकल सीजनल लेना चाहिए, या हमारे बाय बर्थ जहाँ हम जहाँ से हैं वो अपने को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, अगर शॉर्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मोस्टली अगर हम बाहर जाएंगे तो शॉर्ट टाइम ही जाएंगे, तो उसमें आपकी बॉडी तो किसी भी चीज की अगर यूज टू है तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। तो आप जो लेते हैं वही लेते रह सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी जगह भी जाते हैं कि जहाँ हमारे साइड का जो या जो हम ले रहे हैं वो चीज अवेलेबल नहीं होती है ना, तो उनका भी आप कुछ बैलेंस क्वांटिटी में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक नहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कोई गेहूं खाता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ग्लूटेन उसने कभी लिया ही नहीं और वो अचानक से गेहूं खाए और अधिक मात्रा में खा ले, तो उसके लिए वो ग्लूटेन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम बैलेंस करके चलें, कि अगर मान लीजिए कम से कम रात में हम अपना ही फूड खाएं, लंच में हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि वहां के फूड को एंजॉय कर लें, क्योंकि लंच के बाद आप पूरा दिन घूमते फिरते हैं तो वो आपकी उतनी एक्टिविटी हो जाती है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो रेगुलर फूड लेते हैं आप वही लें। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट, एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे ना नाम के 2 अक्षर आ रहे हैं इसलिए मैं पूरा बोल नहीं पा रही हूँ। जी दीदी, मैं बोलती हूँ श्वेता दीदी। ओम नमः दीदी। मेरा सवाल था कि ज्वार और जौ तो अलग अलग चीजें हैं ना, तो थायराइड में क्या लेना चाहिए और जौ क्या
गेहूं का ऑप्शनल मतलब सब्स्टिट्यूट हाँ, फूड हो सकता है? यहाँ पर हम अभी सिर्फ ज्वार की बात कर रहे हैं। जौ का भी हमने कुछ भी नहीं देखा कि उसकी क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू है या वो उसको कौन किसको लेना चाहिए, ओके। है ना। तो तो हम जो बात कर जनरली रहे हैं, एक्चुअली जौ और ज्वार एक ही उसमें मतलब अगर हम लोगों को जैसे नॉलेज नहीं रहता ना तो जौ और ज्वार एक ही उसमें आ जाता है, लेकिन हाँ अभी जैसे पता चला कि वो दो अलग अलग डिफरेंट जाति है। के, बिल्कुल, तो इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू दी। वेलकम। रेखा दीदी। ओम हरम नमः दीदी। ओम हरम नमः। दीदी मैं पूछी थी, आपने अभी ज्वार बताया कि वो गर्मियों में लेना है, ज्वार ठंडा होता है, तो हम पूरी गर्मी जैसे अगर हम गेहूं को रिप्लेस करें तो उसकी जगह ज्वार ले सकते हैं अगर हमें किसी डायबिटीज ले पेशेंट को सकते देना है ले सकते हैं पूरी गर्मी, और फिर सर्दी सर्दी बाजरा। बाजरा। तो दीदी बाजरा अभी आपने बताया था कि भाई ये कब्ज भी होता है, मतलब कि भाई दूर करता है कब्जी को, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जिस दिन हम बाजरा यूज करते हैं तो उस दिन हमें बल्कि कॉन्स्टिपेशन रहती है नेक्स्ट डे थोड़ा सा, तो वो एक्चुअली किसी की। प्रॉब्लम वही है कि हमारी बॉडी जो है वो गेहूं के लिए यूज टू हो चुकी है, हम्म, क्योंकि हम बचपन से आप देखिए कि किसी न किसी तरह से गेहूं को हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, दिन में 2 बार तो कर ही रहे हैं। यस। तो हमारी बॉडी उसके लिए यूज टू, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिक्स करके बना सकते हो। तो ज्वार में भी हम गेहूं मिक्स करके और हाँ, बाजरा में भी। मिक्स करके बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों को प्योर नहीं सूट होता है, तो ऐसे तो दिन आप में 2 मिक्स टाइम करके। लेनी है या एक टाइम ऐसे ही ले सकते हैं बाजरा, या भाई जैसे वैसे तो एक बार लेते तो हैवी हो जाता है पूरा। आप एक बार लीजिए, हम्म, एक और बार दीदी लीजिए। जैसे ज्वार का आटा होता है तो फिर वो नॉर्मल ऐसे ही है, जैसे वो बहुत हार्ड होता है तो उसमें कुछ मिक्स करके ले सकते हैं कोई। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि जो व्हीट फ्लोर है वो मिक्स, गेहूं का आटा जो है वो मिक्स करके कीजिए, और क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू नहीं है अभी एकदम। और मक्का गर्म है या वो कैसे ठंडा? वो तो मेरे ख्याल से वो सर्दियों में ही यूज होती है फिर वो तो, मक्का गर्म होता है वो गर्मियों में सर्दियों में यूज करनी है। पर सर्दियों में। वैसे मक्का बारिश में आती है तो वो हम यूज कर सकते हैं उस दिनों में हाँ, भुनने के। बारिश से, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना वो बहुत गर्मी मतलब तेज गर्मी वाली जो मई जून वाली रहती है ना, उसमें तो नहीं उसे। लेनी। हम्म, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। वेलकम। रजत भैया। दीदी अक्सर क्या होता है मेरे घर पे, मम्मी ठंडी में ही ज्वार का हलवा बनाती हैं, तो वो मतलब बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर और एक क्वांटिटी में यूज कंजम्पशन करें। जब हम कभी कभार थोड़ा बहुत अगर हम करें तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, जब हलवा बनता है तो उसमें घी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट, इस टाइप की कई चीजें डल जाती हैं कि जो उसके ठंडेपन को कम कर देती है। आपको मालूम है कोई भी चीज की तासीर बदलती है ना। तो वो आप कभी कभार कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वो फिर ऐसे काम नहीं चलता कि एक दिन मेडिसिन खा लो, चल जाता क्या? रेगुलर उसको करनी होती है ना। तो कम क्वांटिटी में अगर कभी कभार हम कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तब हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू मैम। दीदी आपका क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है। सॉरी, वो पहले का मैं करती हूँ। ठीक, ओके। आई थिंक दीदी क्वेश्चंस हो गए। ओके, सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हम चाहे फूड की बात करें या किसी की भी, लेकिन हम हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हम बैलेंस फॉर्म में रहें। बैलेंस फॉर्म का मतलब होता है आपका फूड, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी मेंटल एक्टिविटी, ये तीनों ही बैलेंस होनी चाहिए। आप कितना भी अच्छा फूड लीजिए और यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो पॉसिबल है आप हेल्दी रहेंगे? रजत जी, रजत भैया।
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। है ना। तो हमेशा जितना ध्यान हम फूड पर देते हैं उतना ही हमको फिजिकल एक्टिविटी पर देना पड़ेगा और उतना ही हमारी मेंटल एक्टिविटी पर। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो तो ये है कि सबसे पहले हमको अपनी मेंटल एक्टिविटी पर ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी मेंटल एक्टिविटी हेल्दी है तो आपकी फिजिकल ऑटोमेटिक हेल्दी होगी। आप जो भी फूड लेंगे वो ऑटोमेटिक हेल्दी फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर मेरा व्यू कोई पूछे तो मैं हमेशा प्रेफर करती कि सबसे पहले मेंटल पर जाइए, फिर फिजिकल पर जाइए और फिर फूड पर। तो जो सुधारने की हमें जरूरत है वो मेंटल एक्टिविटी को सुधारने की जरूरत है। कि बार बार मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना ले रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेस में हैं, आपके मेंटल जो हेल्थ है वो कैसे इम्प्रूव होगी, कैसे करेंगे बताइए। मेघना जी बताएंगे आप। एक मिनट, क्या पूछना मैम आप? मेंटल हेल्थ? हाँ, मैं मेंटल बताऊँ हेल्थ को हमको इम्प्रूव करना। दीदी, मैं बताऊँ। तो मेंटल हेल्थ तो बेसिकली तो देखिए, थोड़ी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्ट्रेस फ्री रहे, टेंशन फ्री रहे। You have to take the things and around us very lightly. एक्चुअली मेघना जी ये सारी चीजें सभी को मालूम होगी। यहाँ पर यदि मैं पूछूंगी कि किस किस को मालूम है तो सब हैंड रेज करेंगे। जैसे एक ही हम सेंटेंस लें कि स्ट्रेस फ्री रहे, बस that's it. सभी को मालूम है, लेकिन क्या हम खुद भी रह पाते हैं? नहीं रह सकते। दीदी ये ज्यादा एक्सेप्टेंस जरूरी भी है है। ना, Acceptance. What I feel एक्सेप्टेंस sometimes, आ जाती ma'am. है, सारी चीजें इजी हो जाए और लेट गो नहीं करते। और हाँ, जो आउट ऑफ कंट्रोल है चीजें उसको अगर हम छोड़ दें तो शायद स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो जाएगा। it's और very सबसे easy बड़ा to say. It's very easy to say let go, but it is not easy to नॉट let go. पॉसिबल। It is प्रैक्टिस not विद easy to let सो go. एक्चुअली इसके लिए बहुत जरूरी है सीखना लाइफ मैनेजमेंट। Yeah. जैसे हम करते हैं ना कि हमको अगर अपना बिजनेस बहुत अच्छा रन करना है तो हम बिजनेस मैनेजमेंट सीखते हैं, हमको अपनी होटल्स बहुत अच्छी चलानी है तो हम होटल मैनेजमेंट सीखते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि हमको जिस चीज को भी बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे ढंग से चलानी है, हमें उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। तो लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स किस किसने किया है? ये गुरुदेव की किताब है ना, लाइफ आराम योग मैनेजमेंट से की। सीखे। आयरन योग करके मैम लाइफ मैनेजमेंट हाँ, काफी आ गया है समझ में, हो भी गया है। पर एक ये भी हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं इंडल्ज रहें किसी एक्टिविटी में, अपनी हॉबी में, तो उससे भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे हम। What I feel, there is no particular way, particular one thing. सबका अलग अलग होता है। किसी को खाना बना के स्ट्रेस फ्री होता है, कोई खाना बनाने पर स्ट्रेस फ्री हो जाता है, मतलब उससे स्ट्रेस फ्री है। यस, सो बिल्कुल एवरीबडी वेरी हैज ट्रू। अ डिफरेंट स्ट्रेस लेवल इन लाइफ टू यस, रिड्यूस इट ऑल्सो। सो सब किसी को एक चाटा मारो फर्क नहीं पड़ता है, किसी को एक जरा बोल सा दो कुछ तो भी डांट दो। फर्क आ जाएगा। हाँ, सो एक्चुअली यही मैं बोल रही हूँ कि चूंकि हर बॉडी हर माइंड डिफरेंट है ना, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को समझें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करती हूँ। देखिए कई बार होता है, जैसे मान लीजिए मैं सबको 2 घंटे दूं, एक व्यक्ति के पास 2 घंटे हैं जिसमें वो डॉक्टर से कोई मान लीजिए डेंटल ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 2 घंटे हैं, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, कोई पास फ्रेंड है। एक व्यक्ति के पास 2 घंटे हैं, वो कोई मूवी देख रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की हॉबी ही शॉपिंग करना है और वो 2 घंटे के लिए शॉपिंग कर रहा है। अब देखिए ये जो 2 घंटे है ना, ये सबके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन फील कराएंगे। जो डेंटल या डॉक्टर के पास बैठा उसको 2 घंटे लगेंगे कि बाप रे अभी तो लगता है 4-5 घंटे बीत गए। जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा उसको लगेगा कि यार 2 घंटे तो पलक झपकते ही निकल गए, पता ही नहीं चला, है ना। तो ये आपको पहचानना होगा अपने आप को कि आप अपने लाइफ को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं।
तो ये तभी संभव है कि जब अपने आप को आप पहचाने और आप उस चीज को ध्यान दें, उसको रजिस्टर्ड करें। अभी तो क्या होता है कि सिंपल होता जाता है, आता जाता है, निकलता जाता है चीजें। हम रजिस्टर्ड नहीं कर पाते कि हमको इस मूवमेंट से हमारे अंदर क्या चेंजेस हुए। जिस दिन आपकी ये अवेयरनेस जाग जाएगी और आप उन चीजों को रजिस्टर्ड करने लगेंगे कि हमने ये एक्टिविटी की और उससे हमको क्या क्या डिफरेंस, हमारी लाइफ में क्या डिफरेंट आया, मुझे क्या डिफरेंट फील हुआ, और यही एक तरह का मेडिटेशन है। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान के बिना अगर कोई व्यक्ति बोले मैं 1 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं आधा घंटे ध्यान करता हूँ, तो नहीं, ध्यान हम पूरे 24 घंटे करते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति लिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से लिखना। यदि कोई खाना बना रहा है तो हम बोलते हैं ध्यान से खाना बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम चल रहे हैं और ध्यान से ना चलें तो सामने गड्ढा है, उसमें हमारा या तो पैर स्लिप हो जाएगा। तो पूरे हम अपने जीवन में पूरे 24 घंटे ध्यान करते हैं, और ध्यान का मतलब ही ये होता है कि अपने प्रति सजग हो जाए। और जिस दिन ये अवेयरनेस, सजगता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक लाइफ मैनेजमेंट आ जाएगा। वो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, आपको मालूम है कि सब्जी में यदि हम मिर्च डालेंगे उससे तीखापन ज्यादा होगा, और बच्चे को खाना है तो आप ऑटोमेटिक उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप दुखी, दर्द या परेशानी में कब होते हैं, जब आपके सिचुएशन फेवरेबल नहीं होते। उसके अलावा कभी आप होते हैं क्या परेशान? कभी भी नहीं होते। तो जिस दिन आप इस चीज को रजिस्टर्ड कर लेंगे कि वो जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल हो रही है, और अपने आप को अलर्ट मोड पे डाल देंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढने लगेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, उनके सोल्यूशन पे जाने लगेंगे, और वही लाइफ मैनेजमेंट है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको तीनों स्वस्थ रहने के लिए तीनों चीजों पर ही ध्यान देना पड़ेगा, आपके शरीर पर, आपके मन पर, और आपके खाने पर, और तीनों को ही बैलेंस करके आप बैलेंस रख सकते हैं। कुछ और हाँ, क्वेश्चन? एक मैम ये पूछना था मुझे कि जैसे ज्वार का यू सेड कि इट इज वेरी जीआई, उसका लेवल बहुत हाई रहता है, एंड बाजरे का जीआई लेवल इज लेस, एंड इट इज गुड फॉर डायबिटीज। तो डायबिटीज में अब अगर ब्लड में सीधे शुगर बढ़ेगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और कम होएगा ब्लड के अंदर तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सो हाउ इट इज गुड फॉर डायबिटीज देन? जो डायबिटिक होते हैं उनकी शुगर वैसे ही हाई होती है ना, तो उनको तो कम करनी ही रहती है। और ये ज्वार खाएंगे तो फिर और हाई बढ़ जाएगा? नहीं, ये शुगर को कम करते हैं, इनका जीआई लो है। ज्वार का मीडियम है, बाजरे का लो है। हाँ, बाजरे का लो है, हाई अच्छा। वाला नहीं है, हाई लेवल पे। अच्छा, इसको योग के साथ और बताइए ना, जैसे आपने ये बताया कि इसमें दी मेरा एक है, आप अभी कह रहे थे कि जब प्रॉब्लम्स आए तो आपने रजिस्टर कर लिया उसको कि सिचुएशन अनकंट्रोल हो रहा है, तो उसको फेस करने की बजाय उसके सोल्यूशन में लग जाए। ठीक है, लेकिन बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ही नहीं होते। देखिए, दो काफी ऑप्शन कोशिश होते करते हैं, काफी कोशिश करते हैं, बट दो ऑप्शन होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जिनके सोल्यूशन हमारे हाथ में होते, कुछ ऐसे होते कि हाँ जिनके नहीं होते, है ना। या तो जिनके सोल्यूशन है उनके तो हम सोल्यूशन कर सकते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनको हमको बाइंड अप करके अलग डालना पड़ेगा कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे घर में होता है ना, मान लीजिए आपने कोई एक बहुत महंगा सा कोई ड्रेस खरीदा, अब वो पहना तो आपको फिट ही नहीं आ रहा है, उसमें कहीं स्कोप ही नहीं है कि आप उसको बढ़ा सकें, तो आप क्या करते हैं फिर? छोड़ देते हैं उसे। कोशिश करते हैं ना कि उसको बाइंड अप करके हम किसी को दे दें या छोड़ दें। दी लेकिन प्रॉब्लम्स तो समान नहीं होती ना। एक्चुअली क्या होता है ना, सी देखिए, जैसे किसी की डेथ हो गई, वो हमारा बहुत डियरेस्ट है, बहुत नियरेस्ट है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, तो हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, तो आप ये समझ पाओगे कि ये जो बर्थ और डेथ है ये सिर्फ एक सीक्वेंस है,
नहीं तो ये ये जो जागरूकता ही कैसे बढ़ेगी, यही तो प्रश्न है यहाँ का। देखिए, हम लोग तो योग वाले हैं, तो हम लोग योग को एक फुल लाइफ मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं, अरे हम योगा कर लो, है ना। तो ज्वाइन योग कीजिए, सब मैनेज किसी हो भी टाइप जाएगा। का योग कीजिए, सब टाइप के योग जो हैं वो साधारण व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। ओके। तो ठीक है, हम मोक्ष तक नहीं जा पाए, लेकिन थोड़ा तो ऊपर उठ ही जाएंगे। अपने आप को तो सही रखें। हाँ, खुद तो फिट रह सकते हैं। हाँ, जैसे ठीक। दीदी इसमें आराम योग से बहुत से लोग नहीं जुड़े हैं, तो फिर उन्हें मतलब क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपने बताया देखिए, जिसको शुगर है। योग कोई भी योग हो, अरहम योग हो या कोई भी योग हो, योग का उद्देश्य ही होता है कि एक साधारण व्यक्ति को पूरा मोक्ष तक पहुंचाना, है ना। तो वो वैसे भी योग तो आज के जमाने में आप देखिए सभी लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। मेडिटेशन को सभी चीजों की दवाई मेडिटेशन ही बताते हैं आजकल तो डॉक्टर और लोग। लेकिन हम योग वाले ऐसा बोलते हैं कि योग से भी हर व्यक्ति नहीं जुड़ पाता है, जिसकी कॉन्शियसनेस हायर होती है, क्योंकि ये भी एक सिद्धि है। तो वही जुड़ पाता है जो एक साधारण कॉन्शियसनेस से ऊपर उठा रहता है, अदरवाइज उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। माधुरी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। आपने किडनी स्टोन के लिए बोला था ना, तो उसका यूज कैसे करें? अभी किडनी स्टोन है, अभी हमको पता है, तो उसके लिए वो कैसे ले सकते हैं? देखिए, मैं फिर आपको वही बोलूंगी, पहले इसको डायग्नोसिस कीजिए, कहाँ पर है किडनी, कितने mm की है ना। यहाँ पर कौन से स्टोन के लिए बोला गया? जो किडनी में है ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर में भी होती है, बहुत सारी जगह होते हैं ना स्टोन। तो पहले उसको डायग्नोसिस करें। ठीक है, मतलब सिर्फ किडनी में हो तो इसका यूज करेंगे? हाँ, उसमें किडनी, क्योंकि ये यूरिन को इम्प्रूव करती है। तो यदि किडनी में है तो वो यूरिन इम्प्रूव होगी, तो वो फ्लश के साथ बाहर हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू दीदी। चलिए, आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन। ये 1 और 2 तो पहले के ही शायद हैंड रेज हैं कि फिर से इन्हें पूछना है। रेखा जी, आपको फिर से कुछ पूछना है क्या? हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमने अभी बाजरे का पूछा था, तो बाजरा गर्म है तो उसके साथ हम घी ज्यादा लेते हैं। वैसे गर्मियों में अगर ज्वार है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? उसमें भी हमें कुछ घी की क्वांटिटी देखिए, बढ़ानी जब है? तक आप कोई भी चीज बैलेंस में लेती हैं, तब तक वो आपके लिए हेल्दी है। और चूंकि ज्वार जो है वो ठंडा होता है, और गर्मी में हमें ठंडी चीज ही चाहिए रहती है। इसलिए वो आप सिंपल, वैसे भी आप उसको फ्लोर या उसका जो भी आप कुछ ना कुछ चीज तो बनाएंगी उसका। हाँ, ज्वार तो का वो जैसे आटा यूज करो या दलिया? आटा, दलिया, खिचड़ी, कुछ ना कुछ ही आप बनाएंगी। तो उसमें बिना घी या उसके तो आप कुछ बनाएंगी नहीं, मतलब या तो तेल होगा या घी होगा, कुछ मसाले भी होंगे। तो वो बिना कॉम्बिनेशन के तो वो कोई डिश ही नहीं बनेगी ना। नहीं, वैसे मतलब गर्मियों में घी कम ही यूज करते हैं ना, इसलिए तो वो मैं पूछ रही हूँ। तो वो तो नहीं, नॉर्मली। देखिए, घी का तो एक सिंपल सा है कि लगभग 3 से 4 टीस्पून, छोटी चम्मच लिक्विड घी से भरें, उतना डेली यूज होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो घी होता है, ये हमारे ज्वाइंट्स के जो लुब्रिकेशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करता है ना। तो उतना दीदी, आप जौ वगैरह के बारे में भी बताएंगे या जैसे, या बस इतना नहीं, ही जो अपना? आपके सिलेबस में, इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, तो उसमें हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, काली मिर्च, ये सब है ना। हम सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है वो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे दीदी बताया कि किडनी में स्टोन है तो इसके लिए फायदा, तो गाल ब्लेडर में है तो उसके लिए फिर कैसा रहेगा? जैसे उसके लिए अलग थेरेपी रहेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ किडनी स्टोन के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको बार बार इसमें बताया था कि ये यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ओके दीदी। चलिए, सभी के हो गए आई थिंक क्वेश्चन।